हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 15 के नेक्स्ट डिजीज की। तो यूनिट 15 के अंदर जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर पाई जाने वाली, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें ये हमारी आ जाती है डाई फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो भाई ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में बोली जाती है DUB। ठीक है, तो यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाती है डाई फंक्शन यानी कि फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से यूट्रस के अंदर से ब्लीडिंग होना, और इसको बोला जाता है मेनोरेजिया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया DUB इज एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना दैट वेरियस फ्रॉम ए वुमन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो भी DUB एक ऐसी समस्या है हमारी, मतलब किस तरीके की ब्लीडिंग है, वेजाइना से होने वाली तरीके की ब्लीडिंग है जो कि एक नॉर्मल वुमेन होती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है एक नॉर्मल तरीके का, वो ब्लीडिंग नहीं होती, वो एक अलग तरीके की ब्लीडिंग होती है जिसमें नॉर्मल साइकिल ऑफ द ट्रिगर्ड ऑफ द सिग्नल फॉर हॉर्मोन्स। तो भी नॉर्मल जो साइकिल होता है वो हमारे हॉर्मोन्स सिग्नल दिखाता है, तब हमारा होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमारे होते हैं, जो पीरियड्स आते हैं हर महीने। पर DUB जो होता है वो साइकिल हॉर्मोन्स जो साइन होते हैं वो नहीं दिखाता, उसके अंदर वो साइकिल हॉर्मोन्स के जो है वो साइन सिम्टम्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो इट दिस कैन इंक्लूड अल्टरनेटिंग पीरियड दैट आर हैवी एंड लाइट स्पॉट। तो भाई ये जो पीरियड्स होते हैं ये हमारे थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी स्पॉट दिखाई देता है, और कभी अनडिक्टेबल्स होते हैं, और कभी लंबे टाइम तक चलते हैं हमारे, और कुछ कभी छोटे टाइम तक चलते हैं। तो मतलब कि इम्बैलेंस होता है इनमें, अब नॉर्मल तरीके से हमारी ये ब्लीडिंग होती है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में इन्होंने बताया है DUB abnormal uterine bleeding that has no organic cause such of tumor इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी। तो भाई ये DUB जो होती है डाई फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है, ये एक अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, यूट्रस से होने वाला जो हमारा ब्लड जो निकलता है वो एक अलग ही तरीके का और अबनॉर्मल तरीके का होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता, ना तो कोई ट्यूमर होती है, ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, और ना ही प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें ब्लड लॉस जो है ग्रेटर देन 80 ml ऑफ लास्टिंग लॉन्गर देन द 7 days ऑफ नाउ मेनिरेजिया। तो भाई ये जो ब्लड है इसमें ब्लड लॉस जो है वो हमारा 80 ml तक हमारा ब्लड लॉस होता है, और ये 7 दिनों से ज्यादा टाइम तक भी हमारी चलती है, जिस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, मेनोरेजिया बोला जाता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल ब्लीडिंग होगी ना तो वो कैंसर की वजह से, ट्यूमर की वजह से हो सकती है, ना किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, ना प्रेगनेंसी की वजह से होती है, फिर भी वो ब्लीडिंग होती है। इस 80 ml ब्लड जो है वो निकलता है, 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग चलती भी रहती है। ठीक है, तो वो हमारी क्या बोली जाएगी, DUB प्रॉब्लम यानी कि मेनोरेजिया प्रॉब्लम बोली जाती है। और इसमें बताया है द मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग दैट द अबनॉर्मली हैवी और अबनॉर्मल इन टाइमिंग। तो शॉर्ट से इसमें इस डेफिनेशन बता दी है कि ये एक मेंस्ट्रुएशन से ब्लीडिंग होती है जो कि अबनॉर्मल होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और अबनॉर्मल टाइम पे होती है, यानी कोई टाइमिंग ही नहीं है। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो टाइम होता है ना, जो पीरियड्स 25 दिन का साइकिल है, तो इसमें कुछ नहीं होता, 10 दिन में आगे, 5 दिन में आगे, 15 में आगे, महीने में। तो ये जो साइकिल है ये अब नॉर्मल टाइमिंग इसकी होती है। ठीक है, तो इटियोलॉजी के अंदर इन्होंने बताया है कि क्या क्या इसके रीजन कारण कोज हो सकते हैं। तो इन्होंने बताया है इम्मेच्योर हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन। तो भाई हाइपोथैलेमेटिक यानी कि हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है, अगर उसमें उत्तेजनिक चीजें जो अब नॉर्मल हो जाती है, इम्मेच्योर हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अगर आपने किसी प्रकार की जैसे कि कॉपर टी है, मल्टी रोड है, इस तरीके की कोई डिवाइस अगर आपने लगाई है, उसकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और वही इसमें हमारा यूट्राइन जो ओवरीन सर्वेक्स कैंसर है वो अगर हो यूट्रस के अंदर, या फिर ओवरी के अंदर, या फिर जो हमारी सर्वेक्स का जो एरिया उसके अंदर अगर कैंसर हो गई है, तो हार्मोन इम्बैलेंस हो गई है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है हमारी। ओवरी फेल हो जाने की वजह से हमारी जो प्री मेनोपॉजल वोमेन होती है, यानी कि मोनोपॉज जो है वो स्टार्ट होता है, और जिनका मोनोपॉज स्टार्ट होना शुरू हुआ है अभी, उनके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल लेबिलिटी भी हो सकती है, अगर आपने स्ट्रेस लेवल आपका किसी प्रकार से इम्बैलेंस है तो ये समस्या आ सकती है। PID हो सकती है, यानी कि पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि जो हमारी पेल्विस इन्फ्लेमेटरी यानी कि पेल्विस के एरिया में किसी प्रकार की सूजन की बीमारी हो जाए, तो यूज ऑफ ब्लड थिनर, अगर आपने इस तरीके की दवाइयां ली है, ब्लड पतला करने की अगर दवाइयां ली हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। एक्सेसिव बुलिड अप इन एंडोमेटेरियल से लाइनिंग, और अगर इंडोमेटेरियम्स वॉल जो है वो बहुत ही बुलिड अप यानी कि बहुत ही मोटी बनी है, एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में लाइन बनी है, इंडोमेटेरियम्स वॉल जो है बहुत मोटी बन गई है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। कॉर्पस लुटिनम डायफंक्शन, कॉर्पस लुटिनम जो है वो एक एरिया होता है, वो आप 3rd ईयर में देखेंगे, और फर्स्ट ईयर में भी जब करवाया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स का, तो उसमें भी हमने देखा था कॉर्पस लुटिनम जो एरिया होता है, अगर वो काम नहीं कर रहा होता है ठीक से, तो भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। और मॉल न्यूट्रिशन तो होता ही होता है, अगर आप अच्छे तरीके से पोषण नहीं ले रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, तो ये समस्या हमारी हो जाती है। ठीक है, तो वही आगे देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर जो हमारी चीजें आती है, उन्होंने बताया है अबनॉर्मल ब्लीडिंग में ओकर इन एनी ऑफ फॉलोइंग पैटर्न। तो जो हमारी अबनॉर्मल जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है तो कई पैटर्न में हो सकती है।
ठीक है, तो कौन कौन से पैटर्न में होती है और कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है ओलिगोमेन्यूरिया। तो ओलिगोमेन्यूरिया में इन्होंने क्या बताया है, डिमिनिश्ड और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशंस। तो अभी इसमें जो हमारा जो मेंस्ट्रुएशंस होने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग बहुत कम हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरा हमारा मेनोरेजिया के तरीके से हो सकती है। मेनोरेजिया में जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, रेगुलर मेंस्ट्रुएशंस के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, और मेट्रोरेजिया भी हो सकता है। मेट्रोरेजिया में क्या होता है, इसमें अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है यूट्रस से बिटवीन रेगुलर मेंसेस पीरियड्स। तो हमारे रेगुलर मेंसेस पीरियड के दौरान जो है वो ब्लीडिंग जो है अबनॉर्मल हो जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, और इस तरीके से हमारी अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, और वही पोलीमेन्यूरिया की ढंग से भी हमारी हो सकती है। पोलीमेन्यूरिया में क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंट जो मेंसेस ओकरिंग ऑफ द इंटरवल ऑफ लेस देन 3 वीक्स। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो हमारे वीक्स के बार, जैसे कि हफ्ते हफ्ते के अंदर, मतलब कि 2 या 3 बार, या वीक के बाद, यानी कि थोड़े से वीक के डिफरेंस में हमारी जो है मेंसेस जो है बार बार आते रहते हैं। तो इसमें इंटरवल्स जो है बहुत ही कम बचता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग इसमें होती रहती है। और इसमें आ जाता है मीनोमेट्रोरेजिया के अंदर आ जाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी और यूजुअल टाइम जो है वो मेंस्ट्रुएशंस भी हो सकता है और अदर टाइम भी हो सकता है, यानी कि जो हमारा पीरियड्स का टाइम है उसमें भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है भी जो हमारे पीरियड्स है वो खत्म हो गए, उसके बाद 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग होगी और एक्सेसिव हो गई है। ठीक है, तो मीनोमेट्रोरेजिया जो है वो बोला जाता है, और ये सिम्टम के आधार पर ही ये हमारे बताए जाते हैं। और ये सारी की सारी जो कंडीशन है, ये सारी की सारी हमारी अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर आती है। इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो मेनोरेजिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें हमारे अदर सिम्टम्स भी आते हैं। अदर सिम्टम्स के अंदर जो हमारी चीजें आती हैं वो देखते हैं। अदर सिम्टम में क्या दिखाई देगा हमारा, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। तो जैसे ब्लड लॉस होता है तो खून की कमी हो जाती है, ये सिम्टम दिखाई देगा। शॉर्टनेस ऑफ बर्थ, यानी कि जो ब्रीदिंग की जाती है, सांस जो लिया जाता है वो शॉर्ट हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। स्लीपलेसनेस, तो भी नींद बहुत कम आती है, बहुत थकावट हो जाती है, और डेली एक्टिविटी, रोजमर्रा के जो काम करते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम हमारे दिखाई देते हैं। ब्लड लॉस अगर ज्यादा हो जाता है, उस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा होती जाती है तो लेडीज के अंदर। और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन जब किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगे, सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है तो दूसरी तरीके की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन हो सकता है। टीएसएच किया जाएगा, रूल आउट किया जाता है जो हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड वगैरह की समस्या की संभावना अगर हो तो टीएसएच जो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। और हेस्ट्रोस्कोपी की जाती है, जिसमें डिटेक्ट किया जाता है यूट्राइन्स के अंदर किसी तरीके की फिब्रोइड्स है, यानी कि गांठें वगैरह हो गई हैं, पॉलिस भी हो जाती है, या अदर लेसिस, यानी कि अलग तरीके के घाव हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, और इस तरीके की जो फिब्रोइड जैसी चीजें हो जाती है उन चीजों को जानने के लिए किया जाता है। एंडोमेट्रियम बायोस्कोपी की जाती है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस के अंदर उसकी बायोस्कोपी भी की जाती है, लेप्रोस्कोपी भी की जाती है। ठीक है, तो इससे भी हमारी अंदर के इन्फेक्शन और इन सभी चीजों की जांच की जाती है। सीबीएसई डिडक्ट किया जाता है खून की कमी और प्लेटलेट काउंट करने के लिए, जो सीबीसी किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो बोला जाता है हमारा, तो उसमें पता लगाया जाता है हमारे ब्लड और प्लेटलेट का। ठीक है, और नेक्स्ट पैप सीरम किया जाता है ताकि मैलिगेंसी, कैंसर जैसी समस्या का पता लगाया जा सके। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन किए जाते हैं। इनमें पता चलता है कि जो ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव हो रही है, अब हो रही है, बिना टाइमिंग के हो रही है, वो क्यों हो रही है। तो ये सारे के सारे जो टेस्ट है इसके अंदर कराए जाते हैं। कुछ और भी हैं हमारे, जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देंगे उनकी रोकथाम के लिए और उसके निवारण के लिए। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है ट्रीट करना अंडरलाइनिंग एनीमा, यानी कि खून की कमी जिससे होती है, आयरन वगैरह आप दे सकते हैं और खून की कमी नहीं होने देंगे आप, पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन, और हो सके तो ब्लड वगैरह भी चढ़ा सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, दूसरा आपने प्रोजेस्टेरोन थेरेपी जो होती है वो एक्यूट ब्लीडिंग को रोक सकती है, वो भी अपना सकते हैं आप। प्रोजेस्टेरोन से एक तरीके का हार्मोन है, ये थेरेपी जो देते हैं तो एक्यूट ब्लीडिंग जो होती है, शुरुआत जो होती है ब्लीडिंग की, वो कम हो सकती है। ठीक है, और वही न्यूरोथेसिट्रॉन्स जो होता है वो भी प्रोफाइलोरेसेंस जो एंडोमेट्रियम के अंदर होने वाली जो चीजें होती है उसमें रोकथाम करता है। ठीक है, NSAID जो होते हैं हमारे नॉन स्टेरॉइड से एसिडिक जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो भी, जैसे कि ब्रोफिन्स है या फिर हमारे नाप्रोक्सन है, ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड लॉस को भी कम करेंगे और ब्लड लॉस से भी बचाएंगे और दर्द वगैरह जो होता है उससे भी छुटकारा दिलाएंगे। ठीक है, और वही अगला हमारा आ जाता है ट्रेनेक्सामिक एसिड। ये क्या करते हैं, ये हमारे मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस को खत्म करते हैं। ठीक है, मेंसेज में जो ब्लड की जो कमी होती है उसको कम करेंगे। फिर हमारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी दिए जाते हैं, हमारे क्रोनिक ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लंबे समय से जो चली आने वाला जो स्त्राव होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमारे गर्भ निरोधक होते हैं वो। ठीक है, और वही एंड्रोजन थेरेपी भी दी जाती है, जिसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दिया जाता है, जैसे कि डेंजोल्स होता है। ठीक है, ये थेरेपी भी हमारी इसमें दिया जाता है, क्योंकि डायलेशन और क्रोटेज यानी कि फैलाव वगैरह की जो चीजें होती हैं वो भी। और वही हिस्ट्रोक्टोमी जो है वो हमारी की जाती है, यानी कि जिसमें यूट्रस वगैरह जो होती है वो निकाल दी जाती है कुछ केस में, अगर प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो। ठीक है, और जैसे कि मायोमैक्टोमी की जाती है, जिसमें फिब्रोइड्स वगैरह जो है वो रिमूव की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे एक तरीके के ऑपरेशन है, और ये जो है ये मैनेजमेंट दी जाती है हर प्रॉब्लम में, हर कंडीशन में अलग तरीके की मैनेजमेंट जो है वो होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम कुछ और मैंने
तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब देखेंगे कि नर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सुझाव देने हैं और किन किन समस्या का समाधान करेगी पेशेंट का। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर है एसेस द पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटी। तो भाई पहले तो देखेगी कि पेशेंट के अंदर अपनी रोजमर्रा की लाइफ की जो एक्टिविटी है वो करने में वो एबल है या नहीं है, ठीक है, एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है। दूसरा, पेशेंट का एसेस करना भी न्यूट्रिशनल ऑफ इंडिकेशंस ऑफ एडवोकेट energy sources and the metabolic need because fatigue may be symptom of vitamin protein and iron deficiency। तो भी पेशेंट का न्यूट्रिशंस की चीजें जरूर देख लें कि हो सकता है पेशेंट के अंदर जो एनर्जी सोर्सेज की जो चीजें होती हैं और मेटाबॉलिक जो जरूरतें होती हैं हमारी, कहीं वो जैसे कि विटामिन ई, प्रोटीन वगैरह है या फिर आयरन वगैरह की कमी की वजह से, तो जो थकावट वगैरह है वो इन सभी चीजों की कमी की वजह से तो नहीं है, ये ऐसा जरूर करना है। वी शुड सजेस्ट ऑफ पेशेंट को भी सजेस्ट करना है आपने, और वियरिंग डबल टेम्पर्स ऑफ द डबल सैनिटरी पैड, की वो डबल सैनिटरी पैड जो है वो डाले ताकि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाने पर कपड़ों से रिसाव वगैरह की समस्या ना रहे, ठीक है। और टीच पेशेंट द एक्सेप्ट हैवी ब्लीडिंग ऑन अराइज फ्रॉम द लाइंग एंड द रिक्लाइंग पोजीशन। तो भी आपने पेशेंट को ये चीज जरूर सिखानी है, बतानी है कि जब आप लेटे रहते हो तब आपको ब्लीडिंग जो है कम होगी, उसकी बजाय जब आप उठकर चलते हैं तो ब्लीडिंग आपकी बहुत ज्यादा हो सकती है उस पोजीशन के अंदर। तो ये आप पेशेंट को जरूर सिखाएंगे और जरूर बताएंगे। वी शुड रिव्यू पैटर्न ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो विद पेशेंट एंड हेल्प हर प्लान फॉर एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो आपको चाहिए कि भी रिव्यू पैटर्न जो है मेंस्ट्रुएशन का जो हमारा फ्लो है उसमें पेशेंट की हेल्प करनी है, प्लान बनाना है, और एक्सेसिव ब्लड लॉस अगर होता है तो उसके बारे में भी आप पेशेंट को जरूर बताएंगे, ठीक है। और प्रमोट टू टेक न्यूट्रिशनल डाइट, तो पेशेंट को न्यूट्रिशन पोषण संबंधी जो डाइट वगैरह है उसको प्रमोट करने के लिए बोलेंगे, और उसमें जो डाइट वगैरह है उसके अंदर सारी की सारी जो आयरन सबसे ज्यादा हो, जिसके अंदर आयरन बढ़ाने के लिए जरूर बोलेंगे कि जो डाइट ले रहे हैं उसमें आयरन ज्यादा से ज्यादा ले, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेट कराना है पेशेंट को प्रोजेस्टेरोन, जो कि अक्यूट ब्लीडिंग को कम करने में हेल्प करेगा। और पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कराना है ट्रांसमिक, जो हमारा एसिडिक होता है वो मेंस्ट्रुएशन से ब्लड लॉस को कम करेगा, ठीक है। फिर और आपने एडमिनिस्ट्रेट कराना है हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि ऑर्डर किए गए हैं, जो कि जो हमारी क्रोनिक ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये वही है जो हमने मैनेजमेंट के मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पढ़े थे, वो सारे के सारे जो है आपने पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कराने। इंकरेज करना है आपने कि भाई एडवोकेट फ्लूइड वगैरह जो है वो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करे, उसको बढ़ा दे, फ्लूइड की मात्रा ज्यादा ले। और वही मॉनिटर करना है आपने एचबी वगैरह पेशेंट का, इन्फ्यूजन पैकेट रेड ब्लड सेल्स एज ऑर्डर्ड। अगर बताया गया है कि भाई आपने इन्फ्यूजन कराना है, ब्लड वगैरह इन्फ्यूजन करा रहे हैं, तो पेशेंट का एचबी वगैरह जो है वो जरूर मॉनिटर कर ले पहले, ठीक है। तो ये सारी की सारी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर भी हमारी ये चीजें आ चुकी हैं, ये सारे के सारे पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कराने हैं, बट ऑर्डर्ड के द्वारा, प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही आपने करना है, डॉक्टर के बताने के बाद ही ये चीजें आपने करानी है। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या आ जाता है, नर्स जो है वो क्या देखेगी पेशेंट के अंदर, सबसे पहले एक्सेसिव ब्लड लॉस के दौरान अगर पेशेंट को थकावट वगैरह है उससे रिलेटेड, तो वो चेक करनी है आपने। दूसरा, अंडर प्रेडिक्टेबल ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है, यानी कि जरूरत से ज्यादा ही अगर ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड अगर कपड़ों के से ब्लड रिसने का खतरा या खून ज्यादा लगने का खतरा अगर है, तो अगर डर वगैरह है तो वो आप चेक करेंगे जरूर। एनीमिया से रिलेटेड अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो खून की कमी जो पेशेंट के अंदर हो जाती है उससे रिलेटेड चीजें भी आप देखेंगे। और भाई देखना है सबसे पहले डिजीज कंडीशन की वजह से रिलेटेड एक्टिविटी डेली डिस्टर्ब। तो भाई जो बीमारी की वजह से जो कंडीशन पेशेंट की या महिला की या वुमेन की होती है उसकी वजह से उसकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं वो तो डिस्टर्ब हो ही जाती हैं, तो वो भी सारी की सारी देखनी है, ठीक है। तो बहुत तरीके की वीकनेस, फटीग और ब्लड लॉस और एनीमिया, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है लेडीज को इन सभी तरीकों से हो जाती है। मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। तो भाई ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है, ये हमारी डिजीज जो है यहीं पर होती है कंप्लीट, जो डिजीज है हमारी मेंजेरिया, तो भाई ये हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। और इसकी सारी की सारी मैनेजमेंट डेफिनेशन हम और इसके जो कोड है वो हमने इसमें जान ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।